हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर सीटेट 2018 दिसंबर का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने टोटल 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सेशन की शुरुआत करें। एक बार और मैं आपको बता दूँ, ये जो पेपर है हमारा सीटेट 2018 का दिसंबर का पेपर 1 है, तो लेवल उस हिसाब से ही रहेगा। ठीक है, आप मैं चाहती हूँ कि आप 30 में से 30 स्कोर यहाँ पर करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए आसान होना चाहिए। सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक अच्छी बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा निर्धारित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन डी है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात तो हमारी यहाँ पर आनुवंशिकता और पर्यावरण की हो रही थी। एक और शब्द प्रयोग किया जाए तो प्रकृति पोषण विवाद की हो रही थी, लेकिन ऑप्शन डी केवल पर्यावरण की बात कर रहा है। ऑप्शन सी केवल आनुवंशिकता, क्योंकि अच्छे पौष्टिक आहार की बात कर रहा है। सी और डी तो होंगे नहीं। बी की बात कर रहा है कि सीखने और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीन्स के द्वारा। अगेन आप आनुवंशिकता की बात कर रहे हो, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की बात कहाँ पर हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 में हो रही है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से तथा कुछ अन्य पर्यावरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। आई होप कि आप सभी का एक स्कोर यहाँ पर आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पियाजे के अनुसार सही नहीं है? पियाजे की थ्योरी को याद कर लो। जब जब भी पियाजे आपको दिखे, जब जब भी स्कीमा आपको दिखे, तो आपको पूरी पियाजे की थ्योरी याद आ जानी चाहिए। 4 अवस्था है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि कौन सी कथन जो है पियाजे के अनुसार सही नहीं है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, सीटेट में जो अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो नहीं वाले और इंग्लिश में बोले तो एक्सेप्ट वाले ही होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी। जब क्वेश्चन नेगेटिव आता है तो किस तरीके से आंसर को किया जाता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। दूसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसी का सृजन करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ठीक है, यदि आप बार बार अभ्यास कर रहे हो तो अधिगम होगा। और ऑप्शन डी बोल रहा है बच्चे अपने पर्यावरण के द्वारा क्रिया करते हैं। तो देखो दूसरा और चौथा तो सेम सेंस निकल कर आ रहा है। ठीक है, और पहला भी बोल रहा है विकास गुणात्मक चरणों में होता है, इसीलिए तो जिन पियाजे ने 4 स्टेज बताई थी कि संवेदीगामक अवस्था में शारीरिक क्रियाएं करेगा, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक क्रियाएं होगी, मूर्त में कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा। ठीक है, वहां पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, माप तोल की आ जाएगी। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कल्पनात्मक चिंतन होगा। तो विकास गुणात्मक चरणों में होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है, फोर्थ भी सही है। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये तो बिहेवियरिस्ट बोलते हैं, ये तो व्यवहारवादी बोलते हैं। संज्ञानवादियों ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। कॉग्निटिविस्ट तो ऐसा बोलते ही नहीं, क्योंकि जिन पियाजे कॉग्निटिविस्ट थ्योरी के ज्ञाता माने जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है, क्योंकि ये कथन जिन पियाजे के द्वारा नहीं कहा गया है। 2 नंबर आई थिंक आपके यहाँ पर हो चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन जिन पियाजे की दूसरी अवस्था का क्वेश्चन है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं होती है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति का होना, प्रतीकात्मक विचार का विकास करना, अहम मान्यता ईगो सेंट्रिज्म हो जाना, या फिर विचारों की अनुत्क्रमणीयता होना, रिवर्सिबल प्रोसेस होना। तो देखो यहाँ पर एक सीमा मतलब एक लिमिटेशन नहीं होती है। तो लिमिटेशन इसमें से कौन सी नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या बनाता है? प्रतीकात्मक विचार को तो बहुत अच्छे से बना लेता है। तो ये उस बच्चे की लिमिटेशन नहीं होगी। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं हो सकती है। तो कौन सी नहीं होगी? डेफिनेटली प्रतीकात्मक विचार का विकास तो हो जाता है इस अवस्था के अंदर, तो ये इसकी लिमिटेशन कैसे बन सकती है? तो आंसर होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लैंक के अलावा खाली स्थान दिया हुआ है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम खेल को इतनी प्रायोरिटी क्यों देते हैं? ताकि युवा बच्चों का विकास हो जाए। क्या कारण है उसके पीछे का? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, शारीरिक कौशल उनके अंदर आ जाता है। दूसरा, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, मतलब इंद्रियों का ज्ञान हो जाता है बच्चों को। तीसरा, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है कि चलो टाइम निकल रहा है, टाइम पास हो रहा है। ऑप्शन डी है, ये नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। तो पहला और तीसरा, चौथा तो जो खेल है, जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स गिना रहा है। लेकिन ऑप्शन सी जो है ये क्या बोल रहा है?
पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी क्या बोल रही है, समय बिताने का एक सुखद तरीका है, मतलब हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, अच्छे तरीके से हमारा समय व्यतीत हो रहा है, हम लोग ऐसी डिमांड तो नहीं करते हैं खेल से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ये समय बिताने का सुखद तरीका है, ये युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा के अलावा दिया है, मतलब एक गलत ऑप्शन हमको ढूंढ कर लाना है। गलत ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन हमारे सामने आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने पर आमंत्रित करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, क्या बच्चा इस बारे में गंभीर रूप से सोचेगा, क्या उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। सही जवाब क्या है, क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या फिर विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये सोचने का एक अच्छा तरीका, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बोले तो डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो आपने सोचा है बिल्कुल सही है। विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं, ये बच्चों को गंभीर तरीके से, क्रिटिकल तरीके से सोचने को आमंत्रित करता है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 में से मैं ये मानकर चल रही हूँ आप सभी ने 5 स्कोर यहाँ पर किया होगा। ठीक है, आज लेवल थोड़ा आसान है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग के द्वारा सीखना। दूसरा, थीमेटिक इकाइयां, नियमित रूप से परीक्षण और रैंकिंग देना बच्चों को। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना और बच्चों की लेबलिंग कर देना। स्लो लर्नर, टैलेंटेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे, ऐसे आप उसकी लेबलिंग कर दो। या फिर ऑप्शन डी, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना और रैंकिंग कर देना। तो देखो, रैंकिंग कर देना, बच्चों की लेबलिंग कर देना बिल्कुल गलत होता है, तो ये गलत हो गया। बच्चों की लेबलिंग कर देना ये गलत हो गया। नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग गलत हो गया। जहाँ जहाँ पर भी आपको रैंकिंग और नियमित इकाई परीक्षण डेली टेस्ट दिए जाए तो वो चीज़ें गलत होती। करके सीखना, बच्चों को हमने सीखने पर बल देना है। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू सिखा सकते हो। सहयोग के द्वारा, कॉर्पोरेटिव लर्निंग के थ्रू सिखा सकते हो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डुई के द्वारा दी गई उसकी बात यहाँ पर हो रही है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं। या फिर स्कूलों में शिक्षा जो है सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। या फिर जीवन जो है सच्चा शिक्षक है, जीवन ही सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है। तो हमें सिर्फ इतना ही पूछा था कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस टर्म को डिफाइन कर रही है यहाँ पर। तो देखो, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती, समाज कैसा है, प्रकृति कैसी है, इन सब के बारे में हम लोग कहाँ से सीखते हैं, हम लोग स्कूल से ही सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक कोई भी पेपर होगा सीटेट का, आपको एक क्वेश्चन जो है जिन पियाजे का, एक क्वेश्चन वाइगोत्स्की का, एक क्वेश्चन आनुवंशिकता का, एक क्वेश्चन वृद्धि और विकास का, हर एक टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि यदि हम लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर करें तो हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोहेलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किस चीज़ को माना जाता है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में सहयोग का समर्थन किया है। ठीक है, कॉग्निटिव और एक जो नैतिक विकास होता है उसके बीच में एक सहयोग बनाया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण की प्रक्रियाएं, टेस्ट लिए गए हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच में एक संबंध स्थापित करता है कि आप नैतिक तर्क क्या सोचते हो और आप उस पर कार्रवाई कैसे करते हो। ऑप्शन डी है कि उनका विश्वास है, मतलब कोहेलबर्ग का विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। नैतिक दार्शनिक होना मतलब मोरल फिलोसोफर होना। तो कोहेलबर्ग जो है, इनका योगदान कहाँ माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, एक संज्ञानात्मक परिपक्वता जो होती है और साथ में जो नैतिक परिपक्वता होती है उसके बीच में एक संबंध बनाया है, उसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, सपोर्ट करती है संज्ञानात्मक परिपक्वता को और एक नैतिक परिपक्वता को। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करें, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किस चीज को संबंधित करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो आपको ये चीज तो याद आ गई होगी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, ZPD क्या होता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र क्या होता है, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर हमारी क्षमता के बारे में पता चलता है कि हमारे पास किसी कार्य को करने के लिए कितनी क्षमता मौजूद है। तो पहला ऑप्शन देखिए, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो सके, उस विकासात्मक चरण को जहाँ बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग को स्तर के साथ कोई लगभग स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखो, सहयोग की भावना तो हमारा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर होता है, MKO होता है। ठीक है, और एक अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर ढांचा, उसके बारे में पढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है, आपको एक प्रकार से बाहरी मदद जो होती है वो बाहरी मदद स्कैफोल्डिंग कहलाती है। पहला टर्म तो ये हो गया। दूसरा होता है हमारा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, क्या होता है, बाहर से मिलने वाली मदद होती है। और ZPD
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब आप उस मदद के साथ क्या कर सकते हो और वो नहीं होने पर आप क्या कर सकते थे। तो वो चीज़ें कौन डिफाइन करता है, क्षमता कौन डिफाइन करता है, हमारा ZPD डिफाइन करता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र बनता है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको सुटेबल लग रहा है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, या फिर उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, या फिर एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग को सही स्तर के साथ कोई लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। एक संदर्भ, एक टर्म है ये जिसमें बच्चे सहयोग को सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, मतलब वो स्वयं करने की कैपेबिलिटी रखता है, स्वयं करने की क्षमता रखता है। यदि हिंदी में नहीं समझ आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख लो। अ कॉन्टेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ऑन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। उसको सपोर्ट मिल गया है, अब उस सपोर्ट की मदद से बच्चा खुद से क्या कार्य कर सकता है। ये चीज़ें क्या बताती है, ये चीज़ें हमें बताती है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उभयलिंगी व्यक्ति क्या होता है। स्त्री लक्षणों और पुरुषों को संदर्भित करता है। आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होता है, या फिर समाज के प्रचलित रूढ़िवादिता लिंग भूमिकाओं का वो पालन करता है। तो उभयलिंगी व्यक्ति क्या होगा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों का समायोजन होगा, दोनों गुणों का समायोजन होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे ब्लैंक को छोड़कर अन्य सभी लिंग की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृति या फिर ट्यूशन की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें कहाँ से समझ आती है, जेंडर रोल्स की भूमिकाएं कहाँ से पता चलती है, मीडिया से पता चलती है, सामाजिकरण से पता चलती है, संस्कृति से भी पता चलती है। ट्यूशन का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर रहेगा नहीं। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, ट्यूशन को छोड़कर बच्चा मीडिया से सीखता है, सोशलाइजेशन के माध्यम से सीखता है, आसपास की कल्चर संस्कृति से सीखता है। ठीक है, तो इसमें ट्यूशन का इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक यह है कि क्या होते हैं मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइजेशन जो टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं वो। ये मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए इन्हें पक्षपाती कंसीडर किया जाता है। इनकी भाषा को समझना बहुत मुश्किल होता है। क्या स्टैंडर्डाइजेशन जो टेस्ट लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, उनकी भाषा टफ होती है क्या। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते और ये बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से सबसे बड़ी जो क्रिटिक है, सबसे बड़ी उसकी आलोचना क्या है कि इन्हें क्या मान लिया जाता है, ये मुख्य रूप से धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें पक्षपाती माना जाता है। ठीक है, मानकीकृत जो टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन जो टेस्ट होते हैं, उनका सबसे बड़ा क्रिटिक ये निकल कर आता है कि ये क्या करते हैं, ये एक किसी धर्म जाति के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पक्षपाती माना जाता है, इन्हें बायस्ड माना जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मुख्य धारा एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करना स्टार्ट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल टेस्ट यहाँ पर आवश्यक नहीं है, या फिर ऑप्शन डी है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या बोलता है। एकाधिक बुद्धिमानी मतलब कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है, एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा, याद कर लो आप हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, या फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी जो थॉर्नडाइक की दी हुई है, बहुकारक सिद्धांत जो दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या बोलती है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, स्थानिक हो सकती है, देशिक हो सकती है, अंतराव्यक्तित्व हो सकती है, अंतर्व्यक्तित्व हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है, सारे टाइप की हो सकती है ना। तो जो बुद्धि होती है उसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की होती है। एकाधिक बोला है मतलब कि वही एक से ज़्यादा, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को आप याद कर लो। ठीक है, तो आंसर आपका सही हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की यहाँ पर हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का प्रयोग करता है। ठीक है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन, इंग्लिश में आप देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्रयोग करता है। क्यों करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो अपन इसको भी क्लियर करेंगे कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मीनिंग क्या होता है और असेसमेंट फॉर लर्निंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। पहले एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, क्योंकि देखो समेटिव असेसमेंट और रचनात्मक आकलन जो होता है, यानी कि समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट, हिंदी में बोला जाए तो योगात्मक और रचनात्मक आकलन की यहाँ पर बात हो रही है। पहला ऑप्शन बोल रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए ये टेस्ट लिए जाते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग लिए जाते हैं, या फिर बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने के अनुसार और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने के लिए इन दोनों टेस्ट को लिया जाता है, या फिर
आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणीकृत करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए हम इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। या फिर बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, गोल सेट करने में हम लोग जो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो पहले इन दोनों चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं ताकि आसानी हो जाए क्वेश्चन का आंसर करने में। देखो, सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पूछा हुआ है? असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में पूछा हुआ है। इंग्लिश में देख लेते तो बहुत आसानी हो जाती है इन चीज़ों को समझने में। और एक होता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। फॉर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? के लिए, ठीक है। और ऑफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में का होता है। तो शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और एक सीखने का मूल्यांकन होता है। तो ये जो के लिए वाला आप देख पा रहे हो, फॉर के लिए होता है ना। तो इसका जो मीनिंग होता है, मतलब क्या कर रहे हैं, बीच बीच में करना पड़ेगा। सीखने के लिए आकलन मतलब क्या होता है? बीच बीच में किया जाता है। अब ये बीच बीच में किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट इसको बोला जा सकता है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो रचनात्मक आकलन होता है, वो सेशन के बीच बीच में किया जाता है। बीच बीच में मतलब कि आप आज स्कूल गए हैं, आप आज आपका कोई छोटा सा टेस्ट हो गया, आज आपको कोई ड्राइंग बनाकर लेकर जानी थी, कल आपका एक प्रोजेक्ट, इस तरीके से बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि बच्चा जो है क्रिएटिव बने, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को बिल्ड कर सके। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? फोर के अंदर आती है। अब ऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है कि बिल्कुल लास्ट में करना। ऑफ मतलब कि आप जो समेटिव असेसमेंट देखते हो, जो आपकी लास्ट में एग्जाम होती है, योगात्मक मूल्यांकन इसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है? जो सेशन के बिल्कुल लास्ट में किया जाता है। मान लो आपका सेमेस्टर पूरा एंड होने वाला है, उसके बाद यदि एग्जाम हो रही है तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाएगा, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब कि आप कब करोगे? आप बिल्कुल यहाँ पर लास्ट में जाकर बच्चों का टेस्ट ले रहे हो, तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। ओके। अब स्टैंडर्ड कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड हो जाएगा हमारा ऑफ वाला, क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट में हो रहा है। प्रॉपर पेपर पेंसिल आपका टेस्ट हो रहा है, वहाँ पर प्रॉपर पेपर पेंसिल टेस्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, आपको क्रेडिट वहाँ पर मिलेगा। और फोर क्या होता है? बीच बीच में होता है। बीच बीच में होता है तो ये यहाँ पर क्या होता है? टारगेटेड होता है। यहाँ पर आपका टारगेट क्या सेट किया जाता है कि आपको ये जितने भी टास्क है ये सारे परफॉर्म करने, इसका जो नंबर है वो आपकी मेन एग्जाम में जुड़ेगा, तो ये टारगेटेड होता है। लेकिन जो ऑफ वाला होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है, वो क्या होता है? का वाला जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। आफ्टर लर्निंग मतलब पूरी पढ़ाई करने के बाद लिया जाता है। और फॉर लर्निंग जो होता है वो बीच बीच में लिया जाता है, यानी कि मिडिल में ले लिया जाता है, स्टार्टिंग मिड में ले लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ पर हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है? देखो, एक बार क्वेश्चन को मैं जूम कर देती हूँ। तो अब आप बताइए आपको आंसर क्या लग रहा है? देखो, पहला ऑप्शन तो बोल रहा है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। प्रगति को जानने के लिए आप क्या करोगे? प्रगति को जानने के लिए आप असेसमेंट फॉर लर्निंग कर लोगे और उनका अचीवमेंट लेवल जानने के लिए आप उनकी एग्जाम ले सकते हो। एट द लास्ट ऑफ द सेशन आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी यहाँ पर होगी और प्रगति के लिए आपने असेसमेंट फॉर लर्निंग भी कर लिया। तो ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। अभी बी की बात कर लेते हैं। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तो आप फिर ऑफ तो लगा ही नहीं पाओगे, ये तो फोर का ही बात हो गई। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब के लिए की बात होगी, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको अभी बताया, ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग, हिंदी वाले देखेंगे फोर का मतलब होता है के लिए। के लिए में क्या होता है? बीच बीच में किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने के लिए और उसके अनुसार रणनीति का चयन करने के लिए, यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो बिल्कुल लास्ट में होती है, यहाँ पर तो अचीवमेंट लेवल पता चलता है। तो यहाँ पर ऑफ नहीं लग पा रहा है, तो ये बी वाला गलत हो गया। देखने से तो बी वाला ही सही लग रहा था, लेकिन अब जब क्वेश्चन को पूरा समझेंगे हम लोग, क्योंकि दो अलग अलग टेस्ट की बात हुई है, ऑफ की बात हुई है और फोर की बात हुई है, समेटिव की बात हुई है और साथ में फॉर्मेटिव की भी बात हुई है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा वाला बोल रहा है कि सिर्फ आप क्या ले लो? प्रमाणीकृत कर दो। तो ये तो वापस से वही समेटिव टेस्ट की बात हो गई, योगात्मक आकलन की बात हो गई। और ऑप्शन डी, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो फिर से यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन की बात होगी, सीखने का आकलन की तो बात इसने करी ही नहीं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा हमारा यहाँ पर गलत हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, लेकिन हमेशा ये गलत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि आखिर ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, ठीक है। दोनों आकलन इसने एक साथ पूछ लिए, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? प्रगति तो देखना ही है, साथ में हमें क्या करना है? बच्चे के अचीवमेंट लेवल जो है उसको भी जानने की यहाँ पर कोशिश करना पड़ेगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कौन सी चीज आपको यहाँ पर कनेक्टेड नहीं लग रही है?
ऑप्शन की यदि बात करें, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसको अनिवार्य कर दिया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभिन्न अंग का मतलब वही होता है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी, बिल्कुल गलत है। कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कभी भी ऐसा नहीं बताता है। बच्चों को ऐसे लेबलिंग नहीं करा जाता है कि ये स्लो लर्नर है, ये अच्छा बच्चा है, ये बैड बच्चा है, या फिर ये इंटेलिजेंट बच्चा है। ऐसे कभी भी चिन्हित यहाँ पर नहीं किया जाता, उनकी लेबलिंग यहाँ पर नहीं की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बच्चों की प्रतिभाशीलता के कारण क्या हो सकते हैं? बच्चों में यदि प्रतिभाशालीता है या फिर बोल सकते हैं उनके अंदर गिफ्टेडनेस है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में एक अंतःक्रिया का होना, एक संसाधन समृद्ध वातावरण का होना, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को मिला हुआ है, या फिर सफल माता पिता का होना, या फिर एक अनुशासित दिनचर्या का होना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है कि बच्चा जो है गिफ्टेड है, या फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी है जो नॉर्मल स्टूडेंट या स्लो लर्नर के अंदर नहीं होती है। तो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच में एक बहुत अच्छी क्रिया है, एक बहुत अच्छा रिलेशन, एक अंतःक्रिया, जिसके कारण बच्चा जो है यहाँ पर गिफ्टेड है। देखो, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक रिच एनवायरनमेंट बच्चे को मिला हुआ है, तो इससे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो बच्चा गिफ्टेड हो सकता है वो बच्चा स्लो लर्नर हो, लेकिन उसके आसपास का वातावरण अच्छा हो। ठीक है, सक्सेसफुल पेरेंट्स का होना भी यहाँ पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, और एक अनुशासित दिनचर्या भी उतनी ज्यादा यहाँ पर मायने नहीं रखेगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से वंचित रह गए, उन्हें कक्षा के माहौल में किस प्रकार का माहौल वो डिमांड करते हैं स्कूल से कि उन्हें इस तरीके का माहौल मिले। क्या ये चीज उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है तथा उनका उपयोग करना सिखाता है, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वह मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम होती है उससे भाषा सीख सके। ठीक है, और बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें क्या करे, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करना उन बच्चों को सिखाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है। उनका जो भी ज्ञान है उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी, उनके नॉलेज को, उनके पास जो भी ज्ञान है उसको यहाँ पर सुना जाएगा और उनका उपयोग करना सिखाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस चीज पर? शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक के तरीकों पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर, या उन्हें अन्य समय अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। अब यहाँ पर हम लोग क्रिएटिव और प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, गिफ्टेड बच्चे जो हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि वो क्या करे। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशों का वो प्रयोग कर सकते हैं क्या, या फिर उनको अतिरिक्त समय चाहिए, या फिर उनके प्रति हम लोग बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाए, या फिर उनको हम बोल दें कि तुम और बच्चों को पढ़ाओ। देखो, दूसरा तीसरा चौथा तो वैसे पढ़ने से भी नहीं जम रहा है, कैसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तो शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तरीकों का प्रयोग करके उनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। सृजनात्मक बच्चे जो है, प्रतिभाशाली बच्चे जो है, उनको यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा जैसे कि उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन देकर यहाँ पर इन बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशीलता बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त नहीं है या फिर सही तरीका नहीं है? अति संवेदनशील बच्चे जो होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, उनको सीखने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक कार्य को छोटे प्रबंधित टुकड़ों में तोड़ सकते हो, खंडों में विभाजित कर सकते हो, अधिगम के वैकल्पिक तरीके उनके सामने पेश कर सकते हो, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश डाल सकते हो, या फिर बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना मतलब डांटना। तो ये चीज़ तो कभी होगी ही नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा था नहीं होगा। अगेन आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है हमारे सामने, तो आंसर भी आपको नेगेटिव ही निकाल कर लाना है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना टीचर का यहाँ पर काम नहीं होगा। किनके प्रति? अति सक्रिय बच्चे जो होते हैं, अति संवेदनशील बच्चे जो होते हैं, उनके प्रति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं? अलग अलग सोचने समझने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर वो उनके सोचने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इंग्लिश में देख लो, पैटर्न ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो वो बच्चे क्या होंगे? सृजनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे कैसे होते हैं? सृजनात्मक होते हैं।
विकलांग नहीं होंगे, डिसलेक्सिक नहीं होंगे, यहाँ पर प्रत्यास्थी भी नहीं होंगे, रिसेलिएंट भी नहीं होंगे। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है? अगेन हमारा नेगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर आपको दिखना है, आंसर क्या होगा? टीचर किस तरीके से समस्या को हल करता है, तो कौन सा तरीका यहाँ पर नहीं होगा? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षा और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर करना, या फिर ऑप्शन डी है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो आपसे पूछा था कि कौन सा समस्या को हल करने के तरीके में नहीं आएगा, तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, मतलब कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, वही कॉन्वर्जेंट थिंकिंग की यहाँ पर बात हो रही है। तो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन को यहाँ पर अवॉइड किया जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, अपसारी चिंतन जो है, उसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये समस्या को हल करने के तरीके में नहीं आता है। जैसे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन रहता है और उसके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो एक आंसर हम लोग चूज कर देते हैं, वहां पर सोचने समझने का अवसर भी नहीं हमें मिल पाता है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बता रहा है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके नहीं बताएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग हो सकता है, कौन सा एक प्रकार का हमारा इमोशन हो सकता है? मेमोरी, फियर, अटेंशन या फिर स्टिमुलस। देखो, स्मृति हमारे मेमोरी शरीर का एक हिस्सा है, ध्यान अटेंशन भी उसी में आता है, उत्तेजना भी एक प्रकार का उद्दीपक जो हमें किसी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करता है या फिर प्रेरित करता है। तो फियर एक प्रकार का संवेग है, मान लो हम किसी चीज से डर रहे हैं, किसी प्रकार का फोबिया है, तो वो हमारे एक संवेग का हिस्सा होता है, जिस पर इंसान अपने कंट्रोल पा सकता है, अपने इमोशंस पर कमांड करके उस चीज पर कंट्रोल पा सकता है। लाइक हमारा डर हो गया, हमारा क्रोध हो गया, हमारा हंसना हो गया, रोना, ये सारे हमारे इमोशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन किया जाता है। तो ये कौन सी बच्चे की समझ का स्पष्टीकरण करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है, मतलब बच्चा जो है मिल्क लेने के लिए जाता है, तो वो उसको क्या लगता है कि मिल्क कहाँ पर बनता है? जो दूध डेयरी होती है, शॉप पर होता है, वहीं पर मिल्क बनकर आता है, क्योंकि अभी तक उसके माइंड में जो गाय का कॉन्सेप्ट है कि एक गाय दूध देती है, वो वाला कॉन्सेप्ट अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है। तो ये चीज़ क्या बताती है? बच्चे को दुनिया का ज्ञान नहीं है, या फिर बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, जो उसने अपने पेरेंट्स को लाते हुए देखा होगा, खरीदते हुए देखा होगा, तो उसने वो ही समझ लिया, या फिर बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, या फिर बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण यहाँ पर प्रदान नहीं कर रहा है, इस वजह से बच्चा ऐसी गलतियां कर रहा है, इस प्रकार की उसकी थिंकिंग हो चुकी है। तो आंसर क्या होगा? बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से अपने खरीदने के अनुभव पर आधारित है, क्योंकि उसने जैसा देखा वैसा उसने उसका स्कीमा कॉन्सेप्ट मैपिंग यहाँ पर कर लिया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन कर सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। दूसरा, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। तीसरा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करवा देना चाहिए। और अगला है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हो। आराम के लिए जगह बनाना इन द सेंस कि बच्चों को इतना टाइम देना, या फिर एक कॉर्नर ऐसा डिसाइड करना जहां पर बच्चे आसपास बातचीत कर सकते हो और डिस्कशन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को लेकर, पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर वाद विवाद हो सके, संवाद हो सके, चर्चा परिचर्चा यहाँ पर हो सके, तो इस शिक्षक की भूमिका को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? एक समृद्ध शिक्षा होनी चाहिए, क्रिएटिव एजुकेशन यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहला है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, मतलब कि अलग हो। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां कोने में हो, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी होती हो, और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ पर रखे हुए, जहां पर दिन में किसी भी समय बच्चा उसको पढ़ सके। ठीक है, उसको यदि आवश्यकता लग रही तो वो उसको पढ़ सकता है, मतलब एक खुले विचारों वाला कमरा होना चाहिए। तीसरा है अलमारी अच्छे तरीके से संगठित हो, या फिर पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। तो ये तीनों कक्षा जो है, पहली और तीसरी और चौथी कक्षा, जो आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए, ये तीनों तो एक तरीके से बाउंडेड क्लास को बता रही, एक ओपन माइंडेड वाली समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खुली लाइब्रेरी होना चाहिए, ताकि बच्चा कभी भी कौन सी भी बुक को जाकर पढ़ सके। खुली गतिविधियां, ओपन एक्टिविटी यहाँ पर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन कर रहा है? ये कक्षा में उपलब्ध संसाधनों और सामग्री में से एक है।
ठीक है, पाठ्य पुस्तक की भूमिका बता रहा है। ये एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को गाइड करती है। या फिर ये संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन है। क्या सबसे आवश्यक है? ये सिर्फ एक तरीके से आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल की तरह इसको यूज कर सकते हो, एक संसाधन की तरह आपको इसको प्रयोग करना होगा। टीचर पूरा और बच्चे जो है, स्टूडेंट जो पूरा इसके ऊपर डिपेंड ना हो, इस चीज का जो ध्यान है टीचर को रखना होगा। तो ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन और समृद्ध सामग्री में से एक हो सकती है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ प्राप्त करी है। मतलब वो बताता है कि कैसे क्लासेस कैसी होना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए, व्यवहारवादी होना चाहिए, रचनावादी मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, या फिर कॉग्निटिविस्ट होना चाहिए। तो क्लासेस कैसी होना चाहिए, एनसीएफ क्या बताता है, समझ कैसी होना चाहिए, रचनावादी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट होना चाहिए, जहाँ पर बच्चा जो है नई नई विचारों, नए नए समझ की शक्ति जो होती है उसका विकास कर पाए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे क्या करें? अच्छे तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में आए, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहे, या फिर वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। मतलब कि यदि उन्हें कोई डाउट आता है या फिर वो क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने के लिए अपने डाउट को पूछते हैं, तो ये हम लोग मान सकते हैं कि हाँ, बच्चा यहाँ पर डेडिकेटली स्टडी कर रहा है। तो बच्चा प्रेरित है, मतलब कक्षा में बहुत मोटिवेटेड तरीके से अध्ययन कर रहा है या फिर स्टडी कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सही टिक यहाँ पर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने का सबसे उपयुक्त तरीका यहाँ पर हो सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। दूसरा है शिक्षकों को विभिन्न उदाहरण और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा बोल रहा है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी बोल रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों में बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करके मदद करनी चाहिए। तो देखो, वास्तविक अधिगम कब होगा? जब बच्चा एक दूसरे को समझेगा या फिर रियल लाइफ से कनेक्ट होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन जो बच्चों को अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक अधिगम वातावरण बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? डिसिप्लिन की। तो ये किस तरीके से मदद करेगा? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। अगला है चुप्पी साधना, मतलब चुप बैठे रहना। तीसरा है शिक्षक को निर्देश, शिक्षक के गाइडेंस की बात हो रही है ना। और ऑप्शन डी है बच्चों को पाठ रटकर याद करवाना। तो देखो, दूसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत हो गया, और तीसरा भी गलत ऐसे ही लग रहा है क्योंकि शिक्षक के निर्देश की बात हो रही है। जबकि जब हम लोग अधिगम को जानते हैं तो अधिगम में 3 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। एक हमारे पास टीचर का होना आवश्यक है, एक स्टूडेंट का होना आवश्यक है, और इनके बीच में एक लर्निंग प्रोसेस तब बनेगी जब टीचर बच्चे को पढ़ाएगा और बच्चा एक डेडिकेटली उस चीज़ को अध्ययन करेगा जो टीचर उसको पढ़ा रहा है। तभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि टीएलपी, इसका वेन डायग्राम में यहाँ पर बना रही हूँ। एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। जब एक टीचर अच्छे से टीच करेगा, जब एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करेगा, तभी यहाँ पर क्या बन पाएगी? जो ये पार्ट आप हाईलाइटेड देख पा रहे हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर बन पाएगी। ठीक है, तो किसका होना आवश्यक है? दोनों का होना आवश्यक है, और एक एनवायरनमेंट का होना आवश्यक है। तो बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित करने और मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अधिगम जो है, अनुशासन क्या है, क्या भूमिका निभाता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित करना और मॉनिटर करना। ओके, चलिए, सेशन में आपने टोटल 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और दिन में 2 बजे आपकी ईवीएस की क्लास है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को सीडीपी की लाइव क्लास है, वहाँ भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।